हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम इसके बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखो कि आपको यहाँ पर इनके मूल निकालने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो विधि यूज करनी है वो है पूर्ण वर्ग बनाने वाली। अब ये देखो, आपके पास द्विघात समीकरण के मूल निकालने का अभी तक केवल आपने एक तरीका पढ़ा है, वो है गुणनखंड विधि, जो कि आपने पिछली प्रश्नावली में सीखी थी। अब इस प्रश्नावली में आप ये विधि सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरीके की यदि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दी हो और आपसे बोला जाए कि आपको मूल बताने हैं लेकिन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो आप कोशिश करें कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएं। अब वो एक आप ऐसे बना सकते हैं कि यदि आप ए को देखिए उभयनिष्ठ ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए हो जाएगा। तो देखिए यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया है, तो अब यहां से आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अदरवाइज आप अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये रिलेटिवली काफी आसान पड़ता है उस विधि द्वारा जबकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ना हो। तो देखिए हम पहले सवाल को हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको मेथड 1, अर्थात जब हम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मान लेते हैं, सॉरी 1 बना लेते हैं, तो आप देखो यदि आपको 1 बनाना है तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा इसमें। तो 2 से आपने कॉमन ले लिया बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0 आपके पास हो चुका है यहाँ से। तो आप देखो 2 को तो आप हटा ही दो बेसिकली, क्योंकि ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो 2 जीरो होगा या ये 0 होगा। तो 2 तो देखो आप जानते हो कि कभी 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब ये जो आपके पास कोष्टक में लिखा हुआ है यही 0 हो सकता है। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। फिर आप ये देखिए कि यहां से अब आप इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो आप पूर्ण वर्ग का एक फॉर्मूला तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास आता है। तो अभी आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है आपको। तो देखो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को अगर होल स्क्वायर में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप देखो जब आपने एक्स स्क्वायर लिख लिया, अब आप देखो प्लस 2ab या माइनस 2ab वाले पद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह अर्थात माइनस का आप लिखाओगे, तो यहाँ से जैसे ही आपको माइनस का चिन्ह मिला आप समझ गए तुरंत ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो अब इस 7/2 एक्स को आप 2ab की फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो देखो 2 गुणा, अब एक a तो आपके पास x आ ही गया है, तो अब आपको यहां पर कुछ ऐसा लिखना है कि ये पूरा 7/2 आ जाए। यहां पर आपको कुछ ऐसा लिखना है कि जब आप इनको हल करें तो ये जो पूरा वैल्यू है वो 7/2 आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये 7/2 ही लिखा है। तो आपको समझ में आएगा ये आपके पास 7/4 आना चाहिए। प्लस अब देखिए 7/4 तो आपने अपनी तरफ से बेसिकली लिखा है, तो ये आप 7/4 का होल स्क्वायर भी कर दो, तो आपको 7/4 का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। और देखिए प्लस 3/2 तो अंत में चल ही रहा है, तो आपने उसको यहां पर लिख दिया है। तो आप ये देखो अगर आप इसको a मान लो x को और b 7/4 को मान लो, तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये देखो प्लस 3/2 माइनस, पहले मैंने 3/2 को लिख दिया, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये 49/16 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया आपके पास ये। तो देखिए अब हम इसको यहां पर थोड़ा हल कर देते हैं। तो आप देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 49/16 को आपने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया, इसी तरीके से 3/2 को भी किया दाईं तरफ पक्षांतर, तो माइनस का 3/2 हो गया। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये आपके पास देखिए 25/16 आ जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 7/4 आपके पास प्लस माइनस में और इसका अंडर रूट आएगा, तो वो आपके पास 5/4 आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर अगर आप इधर पावर भेजोगे तो 1/2 आ जाएगी, अर्थात पावर 1/2 आ गई मतलब वर्गमूल। तो x माइनस 7/4 आपके पास 5/4 आएगा।
एंड एक बार x माइनस 7/4 आपके पास माइनस का 5/4 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो कि आपके पास आ जाएगा x बराबर 5/4 प्लस 7/4 तथा x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देखो ये 5 और 7 12/4 अर्थात 3 आ जाएगा तथा x बराबर यहां पर आप देखो 7 माइनस 5 अर्थात 2/4 अर्थात 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास दो मूल भी आ गए अर्थात x के मान आ गए जो कि x बराबर 3 है और x बराबर 1/2 है। तो इस तरीके से आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकालना भी सीख लिया है। तो अब देखिए ये तो आपके पास पहला मेथड रहा। अब हम दूसरे मेथड से भी बताते हैं। मेथड 2, तो आपके पास जो द्विघात समीकरण दिया था वो था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो आप ये देखो कि अगर हम पहले मेथड में जो हमने 2 को कॉमन लिया था अर्थात x² का गुणांक हमने 1 बनाया था तो उससे हमारे पास काफी सरल हो गया था। लेकिन आपको बोला हमने कि अगर आप नहीं भी लेंगे तब भी आपके पास हल होगा, लेकिन थोड़ा सा जटिल पड़ेगा तरीका, लेकिन करने के तो आपको एक बार मेथड तो आना ही चाहिए। तो देखिए अब आप इस 2x के होल स्क्वायर को इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा √2x का होल स्क्वायर। आप देखो यदि आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, तो आपको ये उल्टा लिखना भी आना चाहिए। अब यहां से आप देखो कि आपको इसको -7x लिखा है। अब इसको आप जानते हो कि 2ab वाली फॉर्म लिखनी होती है और ये माइनस लग रहा है, माइनस 2 गुणा, अब ये देखो एक तो आपके पास √2x टर्म आ जाता है, तो आपको ये देखना है कि यहां पर आप किसका गुणा करें ताकि आपके पास 7x आ जाए। तो अब आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप 7/4 √2 का गुणा करें तो आपके पास ये 7x आ जाएगा, सॉरी 7/2 √2 का गुणा करें तो आपके पास ये देखिए माइनस का 7x आ जाएगा सॉल्व करने पर। फिर अगर आपने देखिए 7/2 √2 का गुणा किया है तो आप यहां पर भी 7/2 √2 का होल स्क्वायर कर दो, मतलब जोड़ दिया आपने तो इसको घटा भी देंगे आप। और ये देखिए +3 तो आप अंत में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो अब यहां पर आपने इस तरीके से लिख दिया। तो एक बस तरीका हम ये सीख लेते हैं कि कभी कभार कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है किसका गुणा किया जाए। तो आप देखो आपको ये 7x चाहिए, आपको दो पद पहले ही पता लग गए हैं, देखिए 2a और b, बस आपको ये b नहीं पता है कि ये क्या आना चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हो x से x कैंसिल हो जाएगा तो b आपके पास देखो 7/2 √2 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो आप यहां से कर भी सकते हैं और फिर बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया, अगर आप √2x को a मान लो, 7/2 √2 को b मान लो, तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab वाली फॉर्म है। तो ये आपने लिख दिया √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये देखो आप अगर आप 7/2 √2 के होल स्क्वायर को दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो ये भी माइनस का है तो ये प्लस का बन गया। और देखिए ये प्लस का 3 है तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास आ जाएगा √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यदि आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 49/8 आ जाएगा, -3 आ गया। तो ये √2x माइनस 7/2 √2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 49 माइनस 24 अर्थात 25/8 आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप इस होल स्क्वायर अर्थात जो घात है आपके पास 2 अगर आप इधर ले जाना चाहोगे तो 1/2 आ जाएगी अर्थात वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस और इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 5/2 √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2x एक बार तो 5/2 √2 प्लस 7/2 √2 आ जाएगी और एक बार √2x बराबर एक बार आप माइनस चिन्ह ले लोगे तो -5/2 √2 प्लस 7/2 √2 आपके पास यहां से आ गया। फिर आप ये देखिए कि ये तो हल करने पर 12/2 √2 बनेगा तो x बराबर 12/2 √2 और ये √2 का गुणा यहाँ पर है तो आपने √2 को यहाँ पर भेज दिया। और यहाँ पर आप देखो x बराबर
ये आपके पास हल करने पर बचेगा 2/2 अंडर रूट 2, और देखो अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है तो आपने 1/2 अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख दिया। अब इस तरीके से आप ये देखिए कि 2 से ये 12 आपके पास 6 बार कैंसिल हो गया, तो x बराबर 6 अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आ गया। और यहाँ देखिए x बराबर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास x बराबर ये देखिए 3 आ जाएगा कैंसिल करने पर, तो x बराबर 3 आ गया, और यहाँ से x बराबर 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने मेथड 2 से भी यदि हल किया इसे तो आपके पास दो मूल वही आए जो मेथड 1 में आए थे। एक मूल आपके पास 3 आया है और एक मूल आपके पास 1/2 आया है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं प्रश्न को हल, लेकिन ध्यान रखें अगर मेथड 1 अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि आप 1 बनाओगे तो वो काफी आसान आपके पास पड़ेगा, क्योंकि आप देख भी सकते हो जब आपके पास अंडर रूट 2 आएगा तो थोड़ा तो जटिल प्रश्न में बन ही जाता है। चलिए अब हम भाग संख्या 2 पर चलते हैं इसके। तो भाग संख्या 2 में आपको देखिए यहां पर जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो आप ये देखो सबसे पहले तो आपने सीखा कि आप x² का गुणांक 1 बनाओगे, अर्थात ये 2 को आप कैसे भी हटाओगे। तो यहां से आप 2 को वेनिश ले लो तो x² प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0 आपके पास आ गया। तो आप ये देखो अब इस 2 का तो कोई यूज रहा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोष्टक है वही 0 के बराबर है, x² प्लस x/2 माइनस, अब देखो इसको हल करने पर ये 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप पूर्ण वर्ग बनाओगे तो आप देखो इस आप x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस जो x वाला पद होता है इसको आपको 2ab वाले फॉर्म दर्शाना होता है। तो देखिए 2 गुणा a तो आपके पास ये x आ गया, गुणा अब आपको ये चाहिए कि इसमें आप कितने का गुणा करें कि आपके पास x/2 बन जाए। तो आपको यहां से समझ में आएगा, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जल्दी से तो आप जल्दी निकालिए, अदरवाइज एक मेथड से सॉल्व करिए। मेथड भी हम आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको नहीं पता लग पा रहा कभी कभी, तो ये तो पता है कि x/2 आपको 2 गुणा x गुणा, ये नहीं पता लग पा रहा है यहाँ कितना आएगा, तो आपने इसको b मान लिया, आपने बोला कि b आएगा। अब आपको बेसिकली b का मान चाहिए, तो देखिए x से x कैंसिल हो गया तो b का मान आप देख सकते हो 1/2 गुणा 2 अर्थात 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बस आप 1/4 लिख दीजिएगा। तो अब आप इस 1/4 का होल स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा और इसको आप घटा भी दीजिएगा, -2 बराबर 0 आ गया आपके पास। फिर आप देखिए ये जो पूरा पद है इतना 3 पद ये मिलके x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया है, बराबर। अब देखिए इसको आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो 1/16, इसको भी पक्षांतर करोगे तो ये +2 आ गया। तो यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये देखो यदि आप इसका लासापा लेके जोड़ेंगे तो ये आपके पास 33/16 आ जाएगा। फिर आप देखिए अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, अब ये होल स्क्वायर है तो आपने इधर भेज दिया तो प्लस माइनस ये आपके पास हो गया √33/16 का √4 आ जाएगा, क्योंकि आप 33 का निकाल नहीं सकते तो आपने उसमें √33 ही लिख दिया। 16 का आप आसानी से लिखा सकते हो तो आपने उसको इसके अंडर रूट को 4 लिख दिया है यहाँ से। तो इसका मतलब x प्लस 1/4 एक बार तो आपके पास √33/4 आ जाएगा अर्थात प्लस चिन्ह के साथ, और एक बार आप माइनस चिन्ह ले लोगे तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस का √33/4 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर √33 माइनस 1/4 और दूसरा x का मान आ जाएगा -√33 माइनस 1/4। तो इस तरीके से आपके पास ये दो मूल भी आ गए। एक तो मूल आपके पास आया है √33 माइनस 1/4, और देखिए दूसरा मूल जो आपके पास आया है वो है माइनस का √33 माइनस 1/4। तो इस तरीके से आपने यह प्रश्न भी हल कर दिया है। तो देखिए भाग संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको जो द्विघात समीकरण है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप x² का गुणांक 1 बनाएंगे, अर्थात आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए x² प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 बराबर 0 आपके पास ये आ जाएगा।
फिर आप देखिए इस 4 का तो कोई यूज नहीं रहा, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब आप ये देखो कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहां से आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये देखिए अंडर रूट 3x है तो ये आ गया 2 गुणा एक्स, एक्स इसकी वजह से आया है। अब आपको यहाँ पर एक संख्या का गुणा करना है और ध्यान रखना है कि जब गुणा करें तो आपके पास अंडर रूट 3x आ जाना चाहिए, तो आपको मिलेगा वो तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो चूंकि अंडर रूट 3/2 आया तो आप अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दो और इसी को आप घटा दो। फिर आप देखो प्लस 3/4 भी है आपके पास, ये यहां से बराबर 0 आपने ये लिख दिया। फिर आप ये देखिए कि यहां से आप इन तीनों पदों को देख रहे हो तो ये तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस अंडर रूट 3/2 का। अब यहां से आप देखो कि माइनस का अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, इसको यदि आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो ये 3/4 आ गया। अब आप ये देखो ये 3/4 को यदि आप दाईं तरफ पक्षांतर करोगे तो ये आपके पास माइनस का 3/4 आ जाएगा, तो ये तो बेसिकली कैंसिल ही हो गई, अर्थात x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब x प्लस अंडर रूट 3/2 ये आपके पास प्लस माइनस 0 का अंडर रूट अर्थात 0 आ जाएगा, बेसिकली 0 ही आया, तो आपके पास x का मान आ गया माइनस का अंडर रूट 3/2। तो इस तरीके से आपके पास x का मान आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3/2। अब लेकिन आप यहां पर ये देखो कि ये एक मूल तो आपके पास आ गया। अब कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि एक ही मूल क्यों आया है, यहाँ पर तो 2 मूल आने चाहिए थे, क्योंकि आप देखिए जो आपके पास द्विघात समीकरण है वो तो 2 घात समीकरण आप बोल भी रहे हैं, और देखिए 2 की घात है x की घात यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 2 मूल आने चाहिए। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि 2 ही मूल आने चाहिए, तो यहाँ पर दोनों मूलों का मान समान ही रहेगा। दूसरा मूल भी आपके पास माइनस का अंडर रूट 3/2 होगा, अर्थात मूलों की संख्या तो आपके पास 2 ही आएगी, लेकिन अगर आप उनके मान निकालेंगे तो वो आपके पास समान आएंगे, जो कि माइनस अंडर रूट 3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब हम चतुर्थ भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको यहां पर देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो आप देखो आप 2 को सबसे पहले उभयनिष्ठ ले लोगे, क्योंकि x² का गुणांक 1 बनाना है, तो आपके पास x² प्लस x/2 प्लस 4/2 अर्थात 2 बन जाएगा। अब देखिए 2 गुणा समथिंग बराबर 0 है, तो इसका मतलब यही 0 हो सकता है, क्योंकि 2 तो 0 कभी होता ही नहीं है। तो x² प्लस x/2 प्लस 2 बराबर 0 आपके पास आ चुका है। अब देखिए अब आप परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यूज करेंगे, तो x² है अर्थात x का होल स्क्वायर आपने बना दिया, प्लस अब ये देखो x/2 है तो आपने 2 गुणा x गुणा, अब आपको चाहिए कि यहां पर आप किसी का गुणा करें, और ध्यान रखें गुणा करने पर आपके पास x/2 आना चाहिए, कुछ ऐसा आपको गुणा करना है। तो अगर आप तुरंत कर सकते हैं तो तुरंत करेंगे, अदरवाइज आप देखेंगे करके, अगर नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी तो वैसे अगर आप 1/4 का गुणा करेंगे तो आपके पास देखिए x/2 आ जाएगा। अब कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि कैसे करेंगे, तो मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए आपको x/2 के बराबर लाना है, आपको 2ab का 2 होता है, तो ये तो समझ में आ गया। एक आपने यहां से x निकाल लिया, तो आपको ये चाहिए कि यहां पर कितने का गुणा करें, तो आपने मान लिया b का गुणा करें, तो यहां से आप देखो b का मान आ जाएगा आपके पास x/2 गुणा 2x, तो देखिए x से x कैंसिल हो गया अर्थात 1/4। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये 1/4 आना चाहिए। तो अब चूंकि 1/4 आया है इसलिए आप 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दोगे और 1/4 का होल स्क्वायर घटा भी दोगे, और देखिए प्लस 2 आपके पास चल ही रहा है यहां से। फिर आप ये देखिए कि अगर आप इन तीनों पदों को देखें तो पहला पद तो आपके पास है a², ये लिखा हुआ है 2 गुणा a गुणा b, और ये आप देखो ये b² लिखा हुआ है, अर्थात ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो आप इसे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस अब देखो ये आपके पास आ गया 1/16 प्लस 2 बराबर 0। फिर आप देखो इस 2 को और इस माइनस 1/16 को आप दाईं तरफ पक्षांतर कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस 2। तो आप ये देखिए ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 1 माइनस 32/16, अर्थात
जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए दाईं तरफ 1 माइनस 32 है, अर्थात माइनस का 31/16 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है और x आपको देखिए वास्तविक मूल निकालने हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये तो ऋणात्मक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर ये असंभव आपके पास हो जाएगा। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता कि x आपके पास वास्तविक आए। तो या तो आप ऐसे समझ गए, दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप x प्लस 1/4 इसको आगे हल करते तो आपके पास आ जाता प्लस माइनस और अंडर रूट का माइनस का 31/16। तो देखिए अंडर रूट में यहाँ पर माइनस आ रहा है और आपने देखा है कि अंडर रूट के अंदर तो कभी माइनस आना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास असंभव है। तो आप कुछ भी यहाँ से सोच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। अब चूंकि x का वास्तविक मान नहीं होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा, क्योंकि x का मान ही तो मूल बोला जाएगा। तो आप बोल भी सकते हैं कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके पास यह प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न 1 में जो आपको 4 भाग दिए हुए थे, यहाँ पर भी वही 4 भाग आपको दिए हुए हैं, लेकिन प्रश्न 1 में आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यूज किया था। अब यहाँ पर आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम द्विघाती सूत्र को समझ लेते हैं कि वो आखिर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले यदि आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण लिखी हो तो आप उसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आप a b c पता कर सकते हैं जो कि गुणांक हैं x² के, x के तथा अचर पद है बेसिकली। अब यहां से जो सूत्र होता है, अर्थात जो मूल निकालने का सूत्र होता है, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a के बराबर। अगर आप ये सूत्र निकालेंगे तो आप देखो आपके पास मूल आ जाएंगे। अब इसी सूत्र को हम या तो द्विघाती सूत्र बोल सकते हैं या हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। श्रीधराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इस सूत्र का नाम पड़ा है। तो अब ये देखो कि यहां से दो सूत्र आपके पास कैसे आएंगे। तो देखो ये एक बार प्लस चिन्ह लेने पर आएंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर आपके पास दो मूल आ जाएंगे। तो देखिए अब हम इस सूत्र की सहायता से हर प्रश्न को हल करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले भाग में आपको जो द्विघात समीकरण दिया है वो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो आप सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करिएगा। तुलना करने पर आपको जो a b c हैं इनके वैल्यू पता लग जाएगी। तो आप देखो a मतलब x² का गुणांक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरीके से आप देखो b आपके पास है यहाँ पर -7 के बराबर और c आपके पास हो जाएगा 3 के बराबर। तो आपने a b c तो पता कर लिया। अब आप यहां पर b² माइनस 4ac और जल्दी से निकाल लें, क्योंकि देखिए अंडर रूट के अंदर आपको लगाना होगा वो। तो आप b² माइनस 4ac निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर अर्थात 49 माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। तो देखिए 49 माइनस ये 4 दूनी 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा, अर्थात 25 आपके पास आ जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोल सकते हैं या द्विघाती फॉर्मूला है आपके पास वो। x बराबर x इसलिए लिखा है क्योंकि x ही तो आपको निकालना है, वही तो आपके पास मूल होगा। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a के बराबर। तो बस अब आप इन सभी के मान लगा देंगे।
तो देखो b का मान तो आपने -7 निकाला था, लेकिन माइनस तो पहले से है, तो ये आपके पास -7 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो b² -4ac, तो सीधे आप 25 लिख दो, बटे 2a, 2 गुणा a का मान आप देखो आपने 2 निकाल लिया है पहले ही, तो ये आ गया। तो x बराबर आपके पास हो गया 7 प्लस माइनस, अगर आप 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, बटे 4। तो देखिए यहां से x बराबर, एक बार जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 4 आ जाएगा, और एक बार यदि आप माइनस चिन्ह लेंगे तो 7 माइनस 5 बटे 4 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने प्लस और माइनस चिन्ह लेकर x के दो अलग अलग मानों को लिख तो दिया, बस अब आप इसको सरल करोगे तो देखो 7 और 5 12 बटे 4 अर्थात 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर देखिए 7 माइनस 5 अर्थात 2 बटे 4 है, तो ये 1 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दोनों मूल निकाल दिए, एक मूल आएगा आपके पास 3 और दूसरा मूल आपके पास 1 बटे 2 आ जाएगा। अगर आप पहला प्रश्न चेक करेंगे, उसमें पहले भाग को चेक करेंगे जिसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से यूज किया था, तो वहां पर भी आपके पास मूल समान ही आए थे। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से अगर आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर आपको a b c के मान ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए a बराबर, a देखिए यहां पर x² का गुणांक है, तो यहां देखिए x² का गुणांक तो 2 है। b देखो आप x का गुणांक है, यहां पर x का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है अर्थात 1 है। और इसी तरीके से c अर्थात अचर पद प्लस c बेसिकली -4 के बराबर हुआ, तो आपने प्लस सी -4 लिख दिया या c बराबर -4 लिख दिया। तो अब मूल निकालने का तो फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। देखो यहां पर b² माइनस 4ac भी आप पहले ही निकाल लो, तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं। तो अगर आप देखिए b² माइनस 4ac निकालेंगे अर्थात 1 का स्क्वायर -4 गुणा a मतलब 2 और c मतलब -4 आपके पास आ गया, तो आप -4 लिख दीजिएगा यहां पर। तो अभी आप देखो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 गुणा 4 16 हो गया, और गुणा 2 करेंगे तो 32, तो 1 32 अर्थात 33 आपके पास आ गया है b² माइनस 4ac। तो अभी आप देखिए इसका यूज करेंगे, तो आप देखो जब आप फॉर्मूले में लगाओगे तो आपके पास x बराबर माइनस बी है, तो b का मान 1 है, -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट में b² माइनस 4ac के मान तो आप 33 निकाल चुके हैं, बटे 2a अर्थात 2 गुणा 2, तो ये आपने ये लिख दिया। तो यहां से आप देखो एक बार आप प्लस चिन्ह ले लोगे तो आपके पास आ गया -1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4, और देखिए एक बार अगर आप माइनस चिन्ह ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। तो यहां से ये आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात दोनों मूल भी आपने यहां पर निकाल दिए हैं। यहां पर ये कभी कभार छात्र ये सोचते हैं क्या अंडर रूट 33 का हमें मान लिख देना है क्या सॉल्व करके, आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अंडर रूट 33 को ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप ये आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 3 पर। तो देखिए भाग संख्या 3 में आपको बोला गया है जो समीकरण है वो है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो आप देखिए सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो आप तुलना करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा x² का गुणांक देखिए a है, और यहां पर आप देखो प्रश्न में 4 है, b बराबर आपके पास 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक आपने तुलना कर लिया, और अचर पद की तुलना करोगे तो c बराबर आपको 3 मिल जाएगा। अब आप देखिए b² माइनस 4ac भी आप तुरंत निकाल लीजिएगा अभी। तो देखो b² आपके पास हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 और c का मान 3 है। तो आप देखो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 48 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुणा 3 48 आ गया, माइनस देखो ये 16 गुणा 3 करा तो ये भी 48 आया, अर्थात 0 आ गया आपके पास। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता था x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा x बराबर b का मान 4√3 आपने लिख दिया है, और देखिए माइनस चिन्ह यहां पर चल रहा था तो आपने वो भी लगा दिया, प्लस माइनस देखिए अंडर रूट के अंदर तो 0 आ जाएगा बटे 2a अर्थात 2 गुणा 4 आ गया। यहां से आप देखो आपके पास x आ जाएगा माइनस का 4√3 बटे 8, क्योंकि देखो प्लस माइनस 0 जो लिखा है अर्थात आप 0 घटाओ या 0 जोड़ो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखिए 4 से 8 आप कैंसिल करोगे तो आपके पास x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 आ गया। अब आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास तो यहां पर x का एक ही मान आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही मूल इसमें आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर भी आपके पास 2 ही मूल आएंगे। हमेशा ध्यान रखें द्विघात समीकरण में मूल 2 ही होते हैं। अब यहां पर एक मान जो आया है वो इस बात को बता रहा है कि दूसरा मूल भी आपके पास माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास मूल तो 2 आएंगे संख्या में, लेकिन दोनों मूलों का मान हमेशा समान आएगा। तो देखिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 4 पर। तो देखिए भाग संख्या 4 में जो आपको समीकरण दिया हुआ है द्विघात वो है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो आप सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। तो देखिए तुलना करने पर आपको a का मान 2 मिल जाएगा, b का मान 1 मिल गया और c का मान 4 मिल गया। तो अभी आप ये ध्यान दो कि b² माइनस 4ac निकालोगे आप तो अगर आप b² माइनस 4ac निकालोगे तो b² अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान देखिए 2 है और c का मान 4 है। तो देखिए 1 माइनस ये आ जाएगा 4 गुणा 2 8 गुणा 4 अर्थात 32, तो ये माइनस 31 आया। तो अब आप देखो आपके पास तो जो फॉर्मूला था वो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब यहां से आप देखो अगर आप b और c और a इन सभी के मान लगाओगे तो आपको मिलेगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 31 बटे 2a, तो 2 गुणा 2 आपने लिख दिया। अब यहां पर आप एक बात पर गौर करिए कि आपके पास यहां अंडर रूट में माइनस 31 आ रहा है, लेकिन आपने सीखा था कि कभी भी अंडर रूट में माइनस का चिन्ह तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसका वर्गमूल निकाल ही नहीं पाएंगे, तो वो एक कोई भी वास्तविक संख्या नहीं आएगी। इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, और उसका कारण यही है कि अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह आ गया है, इसलिए x का कोई भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा, और x का मान ही तो आपके पास मूल होता है, तो आप बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक आपके पास नहीं आएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और आप देखिए आपके पास 2 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग दिया हुआ है x माइनस 1 बटे x बराबर 3, और यहां पर आपको देखिए बोला गया है कि x 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर यह बात आती है कि x 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर x आप 0 करेंगे तो आपका ये जो पद है 1 बटे x वाला ये 1 बटे 0 आ जाएगा, अर्थात हर में जब भी 0 आएगा तो आप तो बोल देते कि ये तो अपरिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको बोला गया है कि x 0 नहीं आएगा। अगर आपको नहीं भी बोला जाता तब भी आपको ये खुद से समझना है कि x 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये हर 0 बन जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न को प्रॉपरली हल करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है x माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो तो x आएगा, यहाँ देखिए बन जाएगा x² माइनस 1 बराबर 3। तो देखिए जब आप तिरछा गुणा करोगे तो आपके पास आ गया x² माइनस 1 बराबर 3x, क्योंकि आपने x का गुणा 3 में कर दिया यहाँ पर। तो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, ये द्विघात समीकरण आ गई है तो इसको हल करने के, एक तो गुणनखंड विधि, एक आपके पास होता था पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, और तीसरा मेथड अब आपने सीख लिया कि आप इसको द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न 2 में द्विघाती सूत्र से हल करना सीखा है। तो देखिए गुणनखंड विधि कभी कभार आपको नहीं क्लियर होती है कि कैसे गुणनखंड बन जाएंगे।
तो कोशिश करें कि आप द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि पर आएं। अब पूर्ण वर्ग विधि काफी लेंदी प्रोसेस होता है और द्विघाती सूत्र काफी सरल होता है। तो जब भी आपको कोई कठिनाई लगे प्रश्न को हल करने में, द्विघात समीकरण को हल करने में, तो आप द्विघाती सूत्र का यूज करें। तो देखिए द्विघाती सूत्र जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते थे, तो देखिए उससे हम इस प्रश्न को हल करते हैं, अर्थात इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए उसमें आप सीखते थे कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे सबसे पहले। तो देखो तुलना करने पर आपको a का मान मिल जाएगा यहाँ पर 1, b का मान आप देखिए -3 मिल जाएगा, क्योंकि देखो b तो x का गुणांक है, यहाँ देखो x का गुणांक -3 है। इसी तरीके से c अर्थात अचर पद देखो आपको -1 मिल गया है, तो आपने c भी लिख दिया -1। अब आप b स्क्वायर -4ac भी निकाल लेंगे, तो देखो वो आपके पास आ जाएगा 9 -4 गुणा 1 गुणा -1, तो देखो 9 + 4 अर्थात 13 आ गया आपके पास। तो अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला या द्विघाती जो सूत्र होता है वो आपके पास हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो देखो x बराबर माइनस b का मान देखो -3 है, तो आपने -3 लिख दिया, प्लस माइनस देखो अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac है, वो आप निकाल चुके हो, तो ये अंडर रूट 13 आ गया, बटे 2a अर्थात 2 गुणा a का मान 1 है। तो देखिए यहां से आप एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो x बराबर देखो ये तो प्लस हो जाएगा, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और एक बार आप माइनस चिन्ह लेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा, ये तो 3 आ गया, माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो इस तरीके से आपका ये भाग हल हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। इस भाग में आपको देखिए जो समीकरण दिया हुआ है वो है 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स प्लस 7 बराबर 11 बटे 30। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया -4 और 7 एक्स का मान नहीं होना चाहिए, तो आप समझ भी सकते हैं अगर एक्स का मान आप -4 कर दोगे तो 1 बटे एक्स प्लस 4 के हर में 0 बन जाएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। इसी तरीके से जब आप x का मान 7 कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा। अगर आपको नहीं भी बोला गया होता तब भी आपको इन बातों का तो ध्यान रखना ही होता है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30 हो गया। तो देखो जब आप लासापा लोगे तो वो तो आपके पास x प्लस 4 का गुणा x माइनस 7 से यही आएगा। तो देखो यहां पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और यहां पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 11 बटे 30। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से अगर आप इसको हल करोगे तो अंश में आपके पास x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 आ गया, अर्थात माइनस एक्स से प्लस एक्स आपने कैंसिल कर दिया, और यहां पर आप देखो कोष्टक में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। तो देखो अब आप तिरछा गुणा करोगे तो 30 का गुणा आप इधर अंश से कर दोगे और 11 का गुणा इधर आप हर से कर दोगे। तो देखो 30 गुणा, अब ये देखो -7 और -4 है तो ये -11 आ जाएगा, बराबर 11 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये आपके पास आ चुका है यहां से। तो देखिए यहां पर आपको गौर करने पर मिलेगा कि 11 से आप इस 11 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बेसिकली आपके पास 1 बचेगा। तो ये 30 का -1 से गुणा करोगे तो -30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, अब देखो इसको आप पक्षांतर करो तो +30, तो एक तरफ 0 आ जाएगा तो आपने 0 कर दिया इधर। फिर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 आपके पास आ गया है। अब यहां पर देखिए आप गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से भी यूज कर सकते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से भी। अब देखिए यहां पर गुणनखंड करना आसान है, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कभी कभार आपको नहीं पता लगता कि गुणनखंड कितने सरल हैं या कठिन है, तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करिए। तो देखिए मैं यहां पर द्विघाती फॉर्मूला अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र यूज करूंगा। तो देखिए आप उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो आपके पास a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -3
और c का मान 2 आ जाएगा। फिर आप देखिए, आप तो x का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही फॉर्मूला आपके पास दिखाती है सूत्र होता है, अर्थात सीधराचार्य सूत्र। तो x बराबर माइनस बी का मान देखो -3 है प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर करने को बोला गया अर्थात -3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, -4 गुणा ए का मान देखो 1 है और सी का मान आप देख सकते हो 2 आया है बटे 2a अर्थात 2 गुणा 1 आपने लिख दिया क्योंकि a का मान आपके पास 1 था कंपेयर करने पर। तो यहां से आप देखिए x बराबर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस देखो 9, अब ये देखो 4 एकम 4 दूनी 8, तो 9 माइनस 8 अर्थात 1 आया बटे 2 आ गया, यहां से आप देख ही सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x बराबर, जब आप प्लस चिन्ह ले लेंगे तो 3 प्लस 1 बटे 2 और जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस 1 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो ये देखो 3 प्लस 1 4 बटे 2 अर्थात 2 आ गया और यहां से आप देखो 3 माइनस 1 बटे 2 अर्थात 2 बटे 2, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर 2 मूल आ चुके हैं, एक मूल तो आपके पास 2 आएगा और एक मूल आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 आपको दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको ज्ञात करना है आप उसी को मान लीजिएगा। तो माना रहमान की वर्तमान आयु x है। अब बात आती है कि x क्या है, तो मात्रक, तो आप देखो हर जगह आपके पास मात्रक वर्ष चल रहा है, तो आप देख सकते हो आप वर्ष ही यहां पर मान लेंगे सुलभता के लिए। अब यहां से आप देखो कि आपको जो कथन दिया गया है उसमें तो बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व आपको रहमान की आयु चाहिए और 5 वर्ष पूर्व, तब आपको कुछ करना है बाद में, तो आप 3 वर्ष पूर्व आयु निकाल लीजिएगा। तो देखिए अभी अगर आयु अर्थात वर्तमान में आयु यदि x है तो 3 वर्ष पूर्व जो आयु आएगी वो आपके पास x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए 5 वर्ष बाद जो आयु आएगी वो आपके पास x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। देखिए आपने ये तो कर दिया। अब आप प्रश्न की कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो प्रश्न की कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अर्थात 3 वर्ष पूर्व तो ये x माइनस 3 थी तो इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद आयु x प्लस 5 थी तो इसका व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 हो गया। फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ है उनका योग यदि आप करोगे तो 1/3 आपके पास आ रहा है, अर्थात इनका आप योग कर दो तो आपको बोला गया है कि 1/3 के बराबर हो जाएगा। बस अब आपको इसको सरल करना है। तो देखिए जब आप लासापा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 गुणा x प्लस 5। अब देखिए यहां पर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। तो देखिए अब आप तिरछा गुणा करते हैं तो 3 का गुणा इधर कर देंगे और 1 का गुणा इधर कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि आपके पास आ जाएगा x और x मिलकर 2x आ गया, 5 माइनस 3 अर्थात प्लस का 2 आ गया और 3 का गुणा आपने इधर कर दिया। अब आप 1 का गुणा करेंगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। तो देखो जब आप इसको सरल करोगे तो मैं यहां पर आपके पास सरल कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने देखो 6x को दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया और 6 को भी दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0 आपके पास आ गया। तो देखो x आप कॉमन ले लो तो x माइनस 7 आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया आपके पास। यहां से आपके पास x माइनस 7 बचेगा और x प्लस 3 बचेगा, तो ये 0 हो गया। ये आप गुणनखंड विधि का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो द्विघात फॉर्मूला भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा।
तो यहाँ से आपको देखो मिलेगा x बराबर 7 और यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर -3। तो आपको पता है कि x बराबर -3 तो कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयु कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकती। तो ये आपके पास असंभव हो गया, अर्थात अब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, अर्थात गणना में ही नहीं लेंगे। तो x बराबर 7 जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए x का मान तो आपके पास 7 आ गया, तो देखिए x आपने क्या माना था, आपने रहमान की वर्तमान आयु मानी थी। तो इस तरीके से आपके पास रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगी। और आप देख भी सकते हो आपको वर्तमान आयु ही ज्ञात करनी थी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी आप देख लीजिएगा, दोनों विषयों में आपको अंक बताने हैं, तो आपसे जो पूछा गया है आप उसी को सबसे पहले मान लीजिएगा। तो माना आपने कि गणित में जो उसके अंक हैं वो x हैं, और इसी तरीके से आप अंग्रेजी में भी अंक को मान लेंगे। तो अंग्रेजी में जो आपने अंक माने उनको आप y मान लीजिएगा। अब चूंकि आपने अंक तो मान लिए, अब आप जैसे जैसे प्रश्न में कंडीशन अर्थात शर्त दी हुई हैं आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो देखिए पहली कंडीशन आपको दी हुई है कि दोनों में अंकों का योग आपके पास 30 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 30 कर देंगे यहां से। इसी तरीके से अब आप दूसरी कंडीशन पर आएंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन में आपको बोला गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो देखिए अभी तो उसके पास x अंक हैं, तो 2 अंक अधिक मिलते मतलब x प्लस 2 अंक मिल जाते। फिर आगे बोला गया है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो देखिए अभी तो अंग्रेजी में y अंक मिले हैं, 3 अंक कम अर्थात y माइनस 3 अंक मिलते। फिर आपको बोला गया है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता, अर्थात इनका यदि गुणनफल करते आप अंकों का तो 210 आपके पास आ जाता। तो यहां से आप देखो कि x प्लस वाई बराबर 30 है, और यहां से आपके पास ये एक समीकरण बनना है। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा और इसको 1 बोल दीजिएगा। अब आप यहां पर ये देखो कि यहां पर भी देखिए 2 चर हैं आपके पास x और y, और यहां पर भी 2 चर हैं और 2 समीकरण हैं। तो देखिए हल तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप समीकरण जो भी चाहेंगे वो एक ही चर में हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा हल करने के लिए, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आप यहां से या तो x या y का मान निकाल लीजिएगा। जैसे अगर आप मानते हैं आप y का मान निकालें, तो यहां से देखो आपके पास y का मान 30 माइनस x आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लो। तो देखिए अगर आप समीकरण 2 व 3 का सहारा लें, तो देखो जहां जहां समीकरण 2 में y आ रहा होगा वहां वहां आप 30 माइनस एक्स लिख देंगे। तो देखो ये तो x प्लस 2 ही चल रहा है। अब ये देखो y की जगह आप 30 माइनस एक्स लिख दो, -3 भी चल रहा है बराबर 210, तो आपने 210 लिख दिया। अब बस अब आप इसको सरल करेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ जो समीकरण है ये वाला वो सब कुछ एक ही चर में आ रहा है जो कि x है। तो यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का गुणा। अब ये देखो आप 27 माइनस एक्स बच गया बराबर 210। तो देखिए यहां पर ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54, अर्थात आपने अभी इन सभी पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दिया अर्थात दाईं तरफ। तो देखिए आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब देखिए 210 में से यदि आप 54 घटाएंगे तो आपके पास 156 आ जाएगा। अब देखिए आप इसको गुणनखंड विधि से भी आसानी से हल कर सकते हैं और सीधाचार्य विधि से भी, लेकिन आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि गुणनखंड विधि कभी कभार नहीं क्लिक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुणनखंड होंगे जो जोड़ने पर 25 आ जाएं, तो आप सीधाचार्य विधि का यूज करें, ज्यादा बेहतर आपके पास रहेगा। तो देखिए सीधाचार्य विधि तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से कर देता हूँ। तो देखिए यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 156 का गुणा आप 1 से करोगे तो 156 आएगा। अब आपको 156 के ऐसे गुणनखंड लिखने हैं जिनको जोड़ने पर -25 आए।
तो वो आपके पास -12 और -13 हो जाएंगे। तो देखिए -12x कर दिया, -13x प्लस 156 बराबर 0 आ गया। तो इस तरीके से अब आप देख लो, आप इनमें x कॉमन ले सकते हो, तो x -12 आ गया, माइनस, अब इसमें से आप देखो 13 कॉमन ले लोगे तो x -12 बराबर 0 आ जाएगा। फिर आप देखो कि इन दोनों पदों में भी x -12 आ रहा है दोनों पदों में, तो x -12 को भी आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो आपके पास जो नया कोष्टक बचेगा वो x -13 बच जाएगा, बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब यहां पर आप देखिए, आपको यहां पर दो अंक आ रहे हैं, या तो यहां पर आपके पास आएगा x बराबर 12 या आपके पास यहां से x बराबर 13 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए x बराबर 12 या 13 आया, तो आपको तो x और y दोनों निकालना है, क्योंकि अंग्रेजी में और गणित में दोनों में अंक निकालने हैं। तो यदि आपने यहां से x बराबर 12 लिया, तो आप देखो समीकरण 1 से आपके पास y का जो मान था वो तो 30 - x था, तो देखो y बराबर यहां से 30 - 12 अर्थात 18 हो जाएगा। और यदि आपने x बराबर 13 को लिया है, तो यहां से y बराबर 30 - 13 अर्थात 17 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास दो संभावनाएं थी, या तो गणित में अंक आपके पास 12 हो जाएं, तो अंग्रेजी में जो अंक आएंगे वो 18 हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो गणित में आपने अंक को x माना है, आप देख भी सकते हैं, तो x जो होगा वो गणित में अंक है। तो इस तरीके से आप देखो कि गणित में अंक यदि आपने 12 लिए, तो देखो अंग्रेजी में अंक 18 आ रहे हैं, तो या तो एक ये कंडीशन हो जाएगी आंसर की, या एक और आंसर आ सकता है कि यदि आप गणित में अंक 13 मान लें, आप देख सकते हो 13 भी आया था, तो आपके पास अंग्रेजी में जो अंक आएंगे वो 17 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये दोनों उत्तर इस प्रश्न के हो जाएंगे। बस आप यहां पर एक बात ये ध्यान रखें, ये आपका उत्तर तो आ चुका है। अब यहां पर मैं आपको एक बात ये समझा देता हूं कि कुछ छात्र क्या गलती कर देते हैं। तो देखो जैसे यहां पर x + 2 27 - x बराबर 210 लिखा हुआ है, कुछ छात्र ये गलती कर देंगे कि वो जल्दी से इसको कर देंगे x + 2 बराबर 210 तथा 27 - x बराबर 210 वो कर देंगे। ध्यान रखें ये बिल्कुल ही गलत है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ये जो आप बराबर करके 210 लिखे हैं, ये तभी लिख सकते हैं जब यहां पर 0 लिखा हो, तो ध्यान रखें कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ये आपके पास गलत था, यदि x + 2 गुणा 27 - x बराबर 0 लिखा है, तब आप x + 2 बराबर 0 और 27 - x बराबर 0 ये बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये तभी बराबर करना होता है जब आपके पास यहां एक पक्ष में पूरा का पूरा 0 लिखा हो। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, और आपका उत्तर काफी आसानी से हल हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आप सबसे पहले तो एक आयत बना देते हैं, और उसको हम खेत बेसिकली मान लेंगे। तो देखिए आपने एक आयत बनाया, ध्यान रखें आयत में जो ये प्रत्येक कोण ये होता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपने 90 डिग्री बेसिकली बनाया है। अब आपको बोला गया कि सबसे छोटी भुजा है उससे जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक लंबा है, तो आप सबसे पहले छोटी भुजा ही मान लीजिएगा। तो माना छोटी भुजा जो होगी आयत की वो आप x मान लीजिएगा। अब बात आती है x का मात्रक क्या होगा, तो आप देखो हर जगह आपके पास मीटर मीटर ही चल रहा है, तो आप मीटर ही मान लीजिएगा, आपके पास गणना करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने देखिए छोटी भुजा तो x मान ली, तो देखिए जैसे आपने इसको x मान लिया, तो आपको बोला गया कि बड़ी भुजा जो होगी वो छोटी भुजा से भी 30 मीटर अधिक है, इसलिए जो आपके पास बड़ी भुजा आएगी वो x से 30 ज्यादा अर्थात x + 30 मीटर आ जाएगी। तो देखिए आपने बड़ी भुजा लिख दी,
जो कि आपके पास x प्लस 30 आ गई है। अब फिर आपको बोला गया कि जो इस खेत का विकर्ण है, आप जानते हैं आयताकार खेत में दो विकर्ण होंगे, मतलब आयत के दो विकर्ण आते हैं और दोनों की लंबाइयां समान होती हैं। तो अगर आप इस वाले विकर्ण को लोगे तब भी आपके पास x प्लस 60 आएगा। अगर आप इस वाले विकर्ण को लेंगे जो मैंने देखिए डैश करके बनाया, उसका लंबाई भी समान ही आएगी, x प्लस 60 आएगी। तो देखिए अभी हम a b c तथा d ये नाम रख देते हैं, तो अभी हम b d विकर्ण की बात बार बार करते रहेंगे। तो अभी आप ये देखो कि अब आप त्रिभुज BCD को देख पा रहे हैं। त्रिभुज BCD में आप देख रहे हो कि जो कोण C है वो तो देखिए राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री है। तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय में आपने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब और आधार तो इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब कभी कोई लंब होगा तो आधार कोई दूसरा हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला होता है। तो कर्ण आपके पास x प्लस 60 आ चुका है, तो आप x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर दो बराबर, अगर आप लंब को x मान लोगे तो ये एक्स स्क्वायर, तो आधार को आपको x प्लस 30 मानना होगा। तो ये आपने कर दिया। फिर आप देखिए यहां से अगर आप x प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 60x प्लस 30 का स्क्वायर अर्थात 900 आपके पास आ गया है। अब फिर आप यदि गौर करेंगे तो आप सभी पदों को एक तरफ ले जाएंगे। मैं मान लीजिएगा इन पदों को दाईं तरफ ले जाता हूं, तो एक तरफ 0 बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर देखो ये 60x है और ये देखो ये 900 है माइनस, अब देखो जब आप इनको ले जाओगे इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 करेंगे। तो यहां से अब मैं इसको इधर हल कर देता हूं दाहिनी तरफ। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, अगर आप 60x में से 120x घटाएंगे तो माइनस का 60x आ गया, और यदि आप 900 में से 3600 घटाएंगे तो माइनस का 2700 आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आपको माइनस 2700 का गुणा इधर एक से करना है तो माइनस 2700 आएगा, और आपको उसके ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 60 आ जाए। तो वैसे तो आपके पास देखिए मैं आपको बता देता हूं गुणनखंड आपके पास 90 और 30 आएंगे। तो मैं गुणनखंड विधि से यदि इसको करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 आएगा बराबर 0 आएगा। तो ध्यान रखें देखो माइनस 90x प्लस 30x करूंगा तभी माइनस का 60x आएगा, इस बात को आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो देखो x कॉमन लिया तो x माइनस 90 आया प्रथम दो पदों में से, और इनमें से अगर आप 30 कॉमन ले लोगे तो आपके पास x माइनस 90 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो x प्लस 30 आया एक गुणनखंड और एक गुणनखंड x माइनस 90 आया। तो अब आप जानते हैं कि आप एक बार इसको जीरो कर दोगे और एक बार इसको, तो जब इसको जीरो करोगे तो आपके पास x बराबर माइनस 30 आ जाएगा, और जब आप इसको जीरो करोगे तो x बराबर 90 आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि x बराबर माइनस 30 जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो आपके पास असंभव है, क्योंकि x तो बेसिकली आपने छोटी भुजा मानी है और आप जानते हो कि भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आपने इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो x बराबर 90 है वही आपका x का सही मान हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर 90 आपके पास आ चुका है, इसका मतलब जो सबसे छोटी भुजा होगी वो आपके पास 90 मीटर आ गई, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपके पास 90 प्लस 30 अर्थात 120 मीटर आ जाएगी। तो आपको खेत की भुजाएं निकालने को बोला गया था, अर्थात एक लंबाई तो एक चौड़ाई आपको ऐसे निकालने को बोला गया, तो आपने वो निकाल दी है। यदि आपको विकर्ण भी निकालना है तो देखिए विकर्ण तो x प्लस 60 हो जाएगा, अर्थात 90 प्लस 60 150 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपको बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आगे आपको बोला गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो दोनों संख्याएं यदि आपको ज्ञात करनी है तो आप मान लीजिएगा दो संख्याएं, सबसे पहले वो संख्याएं आपने x और y मान ली हैं।
अब आपको ये नहीं पता कि कौन बड़ी है, तो आप किसी एक को भी बड़ा मान लीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है आप x को बड़ा मानते हैं या y को। जैसे देखिए मैं यहाँ पर x को बड़ा मान लेता हूं, आप y को भी बड़ा मानेंगे तब भी आपके पास उत्तर बिल्कुल सही आएगा। अब यहां से आप देखो, आपको पहला कथन बोला गया है कि इनके वर्गों का अंतर। तो देखिए बड़ी संख्या का वर्ग स्वाभाविक सी बात है छोटी संख्या के वर्ग से अधिक ही आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंतर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब आप आगे कथन में देखोगे तो बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए छोटी संख्या तो y थी, तो आपको बोला गया है कि जो y का वर्ग है अर्थात वाई स्क्वायर है वो 8 गुना हो जाएगा छोटी संख्या के अर्थात x के। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x आपने कर दिया, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब अगर आप समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो आप वाई स्क्वायर का मान 8x लगा दो यहां पर, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 आपके पास आ गया। अब देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गुणनखंड विधि से करें या सीधाचार्य विधि से, या मतलब द्विघात सूत्र से। तो देखिए गुणनखंड से कभी कभार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको क्लिक ना करें कि 180 के ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर -8 आ जाए। वैसे तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, अगर आप इसको एक गुणनखंड अगर आप लिख दो -18 और एक गुणनखंड लिख दो 10 तो आपके पास ये आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखिए इसको गुणनखंड से ना करके मैं आपको यहाँ पर सीधाचार्य सूत्र अर्थात द्विघात सूत्र से समझाता हूँ। तो उसमें आपके पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप तुलना करोगे तो आपके पास देखो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -8 और c बराबर माइनस का 180 आ जाएगा। यहां पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लीजिएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 64 माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 180। तो देखो 180 गुणा 4 यदि आप करोगे तो 720 आ गया प्लस का, क्योंकि देखो माइनस और माइनस है, और प्लस 64 करोगे तो 784 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 784 के बराबर आया है। तो आप ये देखिए आपके पास जो सूत्र होता था वो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो आप देखिए अब आप ए बी सी के मान यहां पर लगा देंगे, तो x बराबर माइनस बी का मान आप देखो -8 है प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो तो आप पहले ही निकाल चुके हो 784 है बटे 2a अर्थात 2 गुणा 1। तो देखो यहां से x बराबर माइनस और माइनस ये मिलकर 8 हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो यदि आप 784 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो आपके पास 28 आता है। आपको कंटस्ट भी होने चाहिए 30 तक तो वर्गमूल कम से कम, और यहां पर आपने 2 लिख दिया। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसको हल करोगे तो एक बार प्लस चिन्ह ले लोगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लोगे। तो x बराबर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 8 प्लस 28 बटे 2, और जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो 8 माइनस 28 बटे 2 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर 28 प्लस 8 मतलब 36 बटे 2, तो ये आपके पास 18 आ गया। और यहां से आप देखो x बराबर 8 माइनस 28 बटे 2 मतलब ये आपके पास -20 बटे 2 अर्थात -10 आ जाएगा। तो देखिए यहां से अब हम चेक करते हैं कि क्या -10 और 18 दोनों सही हैं या कोई एक सही है। अगर एक सही है तो कौन सी वाली सही संख्या होगी। तो अगर आप x का मान -10 ले लो तो आपके पास जो वाई स्क्वायर आएगा, आप देख सकते हो समीकरण 2 से जो वाई स्क्वायर आएगा वो -80 आ जाएगा, क्योंकि x का मान तो आपने -10 लिया है। अब आप यहां पर देखिए एक बहुत ही बड़ी गलती हम करेंगे बेसिकली अगर हम ऐसा सही मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर अर्थात वर्ग करोगे तो हमेशा ऋणात्मक कभी नहीं आएगा, हमेशा या तो 0 आएगा या धनात्मक आएगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आपको समझ में आया कि x बराबर -10 जो आपने निकाला है वो बिल्कुल ही असंभव है, अर्थात अब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे या आप इसकी गणना नहीं करेंगे। तो यहां से जो x बराबर 18 आया है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप तो ये देखिए कि आपको बोला गया था कि आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखिए आपने x तो निकाल दिया जो कि आपके पास 18 आया है, तो यहां से आपके पास x तो आ गया 18। अब आपको वाई स्क्वायर निकालना है, तो आप किसी भी एक समीकरण का सहारा ले लीजिएगा।
जैसे यदि आप मान लीजिएगा दूसरे समीकरण का सहारा ले लेते हैं, तो समीकरण 2 से, तो देखो समीकरण 2 से आप देख रहे हो कि वाई स्क्वायर बराबर 8x था आपके पास। वाई स्क्वायर बराबर, अगर आपने x का मान 18 ले लिया है तो 8 गुणा 18 हो जाएगा, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो आपके पास जो y आएगा वो आपके पास या तो 12 आ जाएगा, या आप -12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि y का 144 का अंडर रूट यदि आप लोगे तो वो दोनों आएगा, प्लस माइनस 12 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास y का मान 12 या -12 हो सकता है। और y का मान यदि आप -12 लेंगे तो भी आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप वाई स्क्वायर करेंगे तो हमेशा x का तो 8 गुना आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपके पास दो संख्याएं या तो 18,12 आएंगी, या 18,-12 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 पर अब हम पढ़ते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल की गति से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। आपको आगे बोला गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में कर लेती। तो आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो अभी आप देखो आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल, तो आप इसी को अपनी तरफ से मान लीजिएगा। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको प्रश्न में मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो आप इसी फॉर्म में माने तो आपको गणना करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा उससे पहले हम दूरी लिख लेते हैं। दूरी 360 किलोमीटर है। तो अभी आप ये समझो कि दूरी तो देखिए प्रश्न में कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, दूरी आपके पास फिक्स है जितनी रेलगाड़ी को तय करनी है। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से आप देखो आपके पास जो समय आ जाएगा, अगर वो x चाल से चले 360 किलोमीटर की दूरी को, तो वो समय आपके पास आ जाएगा दूरी बटे चाल, इस फॉर्मूले से। तो देखिए ये जो समय आएगा वो हो जाएगा, मान लीजिएगा इस समय को आपने t बोला, तो ये समय आपके पास आ गया 360 बटे x के बराबर। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब देखिए आपने पहली कंडीशन तो बेसिकली समीकरण बना दिया। अब आपको अगली कंडीशन में बोला गया है कि यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से चलती तो वह 1 घंटा कम लेती। तो अभी देखो आपके पास जो नई चाल आ जाएगी, नई चाल, पहले तो अब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी, अब आपने उसकी रफ्तार को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया, तो नई रफ्तार x + 5 हो जाएगी। अब जो आपके पास समय लगा, समय देखिए पहले तो आपके पास t लग रहा था, अब वो समय t से 1 घंटा कम, अर्थात t - 1 घंटे लगेगा। तो आप देखिए आपको बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो आप देखिए यहां से भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो देखो समय तो t - 1 लगा, दूरी आपके पास फिक्स है 360 बटे नई चाल, आप देखो x + 5 हो चुकी है। यहां मैं लिख भी देता हूं नया समय है, जब नई चाल से करेंगे तो आपके पास जो समय आया उसको मैंने नया समय बोला है। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो बस अब आप यहां पर ये ध्यान रखो कि t का मान 360 बटे x समीकरण 1 से आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से, तो देखो अब आप t का मान रख देते हो तो वो आपके पास आ गया 360 बटे x माइनस 1 बराबर 360 बटे x + 5 आ गया। फिर आप देखिए आपके पास आ जाएगा 360 बटे x + 5 माइनस 360 बटे x बराबर 1। सॉरी ये -1 आएगा, आपने इसको पक्षांतर किया है इधर दाईं तरफ। तो आप देखो 360 आपके पास कॉमन आ गया, आपके पास बचेगा x माइनस x + 5 बटे x गुणा x + 5, आपने लासपा भी ले लिया, बराबर -1। अब देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये x से -x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, फिर आपके पास केवल बचेगा 360 गुणा, अब ये देखो ये माइनस है और ये प्लस का 5 है तो ये -5 आया, बटे
यदि आप इनको गुणा करोगे तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -1। फिर आप देखिए कि आप माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो यदि आप तिरछा गुणा करोगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 से गुणा कर दोगे, और देखिए इधर कुछ भी नहीं लिखा है अर्थात 1 लिखा है, तो इधर इससे गुणा इसमें कर देंगे आप। तो देखो आपके पास आ जाएगा 360 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए आप ये तो जानते ही हैं कि यदि आप एक से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वो वही संख्या आ जाती है, अर्थात देखो 360 गुणा 5 ही रह जाएगा, बेसिकली एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये आपके पास 1800 आ गया। इधर आप देखोगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। फिर आप देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आप इस 1800 को दाईं तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये -1800 आपके पास यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपके पास ये द्विघात समीकरण आया, और इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इसको 2-3 तरीके से हल कर सकते थे। तो सबसे बेहतर होता है गुणनखंड या द्विघात सूत्र द्वारा। तो देखिए अभी मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करता हूँ। तो आप देखेंगे यदि मैं 45 गुणा 40 करूंगा तो 1800 आता है, अर्थात गुणनखंड 45 गुणा 40 होंगे, और जोड़ने पर देखिए 5 भी आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 लिख सकता हूँ, -1800 बराबर 0। तो देखिए 5x को हमने 45 माइनस 40 रखा है। तो इसी तरीके से आप देखिए आगे आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 लिख सकते हैं बराबर 0। देखो इसमें आप x कॉमन लो तो x प्लस 45 आ गया, माइनस इन दोनों में आपको कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि आपके पास कोष्टक में x प्लस 45 जो यहाँ पर आया वही आना चाहिए, तो आप -40 कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 45 आपके पास दोबारा आ गया। फिर आप देख रहे हो कि ये दोनों कोष्टक समान हैं, अर्थात दोनों पदों में है, तो x प्लस 45 भी आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास नए कोष्टक में x माइनस 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप करते थे कि x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0। तो देखो यहाँ से आपके पास x बराबर -45 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास x बराबर 40 आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो x तो आपने चाल मानी है, तो ये चाल कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, अर्थात अब आप इसको गणना में नहीं प्रयोग करेंगे तो ये आपके पास असंभव मान था। तो इस तरीके से केवल x का एक ही मान आया जो कि x बराबर 40 होगा, जो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। अब आप देखो आपको तो बोला गया था कि आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो रेलगाड़ी की चाल इस तरीके से आपके पास x का मान हो जाएगी जो कि 40 आई है, और मात्रक देखिए किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। आगे आपको बोला गया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो आपको प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सरल कर लो, 9 सही 3/8, इसको आप लिख सकते हो 72 प्लस 3/8 अर्थात 75/8। अब यहां से आप देखो कि आपको बोला गया है कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कम समय लेगा, लेकिन आपको बताया गया है कि 10 घंटे कम समय ले रहा है। फिर आपको बोला गया है कि प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात करिए, अर्थात प्रत्येक नल एक हौज को भरने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो अभी आप ये देख लीजिएगा, तो सबसे पहले अगर आपको ये पूछा जो गया है उसी को आप मान लीजिएगा। तो आपने माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा एक हौज को भरने में लिया समय बराबर x घंटे हो गया। तो देखिए आपने इसको x घंटे मान लिया। अब ये देखो यहां से कि अगर आप छोटे व्यास वाले नल के लिए देखोगे
तो वो आपके पास, आप इसको अगर रिवर्स में पढ़ोगे तो बड़े वाला कम समय ले रहा है, अर्थात छोटे वाला तो बड़े से 10 घंटे ज़्यादा लेगा, तो ये x प्लस 10 घंटे लेगा। अब यदि इसको आप, जो पहला कथन आपने लिखा है जिसको आपने माना था, इसको अगर आप देखोगे तो एक हौज को बनने में x घंटे ले रहा है, लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल द्वारा भरा भाग, ये आपके पास हो जाएगा 1/x, क्योंकि x घंटे में एक पूरा हौज भर रहा है, तो 1/x हौज भरेगा वो 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल। इसी तरीके से आप छोटे व्यास वाले नल के लिए भी ये बात बोल सकते हैं कि 1 घंटे में जो छोटे व्यास वाला नल होगा वो आपके पास 1/x प्लस 10 भाग भरेगा हौज का, क्योंकि वो x प्लस 10 घंटे में पूरा एक भाग भर रहा था, इसलिए 1 घंटे में 1/x प्लस 10 भाग भर दिया जाएगा छोटे नल द्वारा। फिर आप देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 1 घंटे में दोनों नल चालू कर दिए गए, अब आपके पास 1 घंटे में दोनों नल चालू कर दिए गए, तो कुल भरा भाग आप देखिए आपके पास हो जाएगा, भाई ये जो बड़ा व्यास वाला नल है वो तो 1/x भाग भर रहा है, और छोटे व्यास वाला जो नल है वो 1/x प्लस 10 भाग भर रहा है 1 घंटे में। तो इस तरीके से दोनों अगर टोटल चालू कर दिए जाएंगे एक साथ, तो 1 घंटे में वो इतना भाग भर देंगे 1/x प्लस 10। फिर आप यहां पर ये देखो कि आपको तो बोला गया है कि 75/8 घंटे में एक हौज भर दिया जाता है, इसलिए अगर आपसे 1 घंटे में इसकी भी बात की जाए तो आप बोलेंगे 1/75/8, या आप बोल सकते हैं 8/75 जो हौज का पार्ट होगा वो 1 घंटे में भर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। तो देखिए, अब कुल भरा भाग आपने वैसे निकाला, ये तो आपने अपनी तरफ से निकाला जब आपने x टाइम मान लिया था। अब प्रश्न में तो आपको बोला गया है कि जो ये 1/x प्लस 10 है, ये तो आपके पास 1 घंटे में भरा भाग है, और वो आप यदि निकालोगे तो वो तो 8/75 भाग आ जाएगा, तो आप इसको 8/75 के बराबर कर दीजिएगा। तो यही बस अब आपका एक समीकरण हो जाएगा, और आपको यहाँ पर हल करके x का मान निकालना होगा। तो देखो, जब आप लासापा लोगे तो वो तो आपके पास x गुणा x प्लस 10 आ गया। अब यहाँ से देखो आपके पास x प्लस 10 बन जाएगा ये, और ये देखो यहाँ पर आपके पास x बन जाएगा बराबर 8/75 आ गया। फिर आप देखिए आपके पास ये x और x मिलकर 2x आ गया, तो 2x प्लस 10 बटे, ये देखिए हल करने पर x स्क्वायर प्लस, जब आप x का गुणा 10 से करोगे तो 10x आ जाएगा बराबर 8/75 आ गया। यहाँ से आपके पास आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें आप देखिए इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपके पास बचेगा x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर, ये देखो 8/75 चल रहा है, तो 2 से आप इस 8 को 4 बार कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखो अगर आप तिरछा गुणा कर दोगे तो ये 4 का गुणा इधर हो जाएगा और x प्लस 5 का गुणा 75 से कर देंगे, तो 75 गुणा x प्लस 5 बराबर 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 10x आपके पास आ गया। फिर आप देखिए कि अगर आप 75 का गुणा करोगे तो 75x प्लस, अगर आप 5 का गुणा 75 से करेंगे तो ये 385 आ गया। अब यहाँ से देखो ये 4x स्क्वायर आ गया और ये 40x आ गया, यहाँ पर 385 नहीं 375 ही आएगा। फिर आप देखिए अगर आप 75x और 375 को दाईं तरफ पक्षांतर कर दो तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 बराबर 0। तो देखिए 4x स्क्वायर, जब आप इनको हल करोगे तो आपके पास माइनस का 35x आ गया, और देखिए यहाँ से ये आपके पास माइनस का 375 आ जाएगा, तो ये आपके पास बराबर 0 हो गया। तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जैसे देखो माइनस 375 का गुणा अगर आप 4 से करोगे तो आपके पास 1500 आ जाएगा, तो 1500 के आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस 35 आए। तो कभी कभार क्या होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे गुणनखंड आने चाहिए, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप द्विघात फॉर्मूला यूज कर लो, अर्थात सीधाचार्य फॉर्मूला। तो द्विघात सूत्र से अब हम इसको हल करेंगे। तो आप सबसे पहले उसमें ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते थे। तो देखिए आप इसमें तुलना करेंगे तो आपको a अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक मालूम करना होगा। तो आप देखो ये तो 4 के बराबर है। इसी तरीके से आप देखो b मतलब x का गुणांक, ये आप देख सकते हो -35 के बराबर है। और c अर्थात अचर पद जो कि आपके पास -375 के बराबर आ जाएगा। फिर आप ये देखिए कि यहां से आप फॉर्मूला सीखा था आपने, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप देखो अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको आप अलग से एक बार निकाल लो, क्योंकि फिर आपको अंडर रूट के अंदर गणना नहीं करनी पड़ेगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप अलग से निकालोगे तो बी स्क्वायर अर्थात -35 का स्क्वायर तो 1225 आ गया, माइनस 4 गुणा a मतलब 4 गुणा c मतलब -375। तो देखो ये आपके पास आ गया 1225। अब ये देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 375 यदि आप करोगे तो आपके पास 1500 आ गया। तो ये 1225 प्लस ये आपके पास 6000 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो आपको 1225 और 6000 को जोड़ना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 7225 आ जाएगा अर्थात 7225। तो अब आप इस फॉर्मूले में मान लगाइएगा। तो देखिए आप सबसे पहले x बराबर माइनस बी का मान आप देख रहे हैं -35 है तो आपने -35 लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले ही निकाल चुके हैं 7225 बटे 2a अर्थात 2 गुणा 4 आपने कर दिया। बस अब आपको इसको सरल करना है। तो x बराबर देखिए यहां से माइनस और यहां पर भी देखो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 35 बचा केवल प्लस माइनस। अगर आप 7225 का वर्गमूल लेंगे तो आपके पास 85 आ जाएगा बटे 2 गुणा 4 8 आ जाएगा। तो देखो एक बार आप प्लस चिन्ह ले लोगे तो 35 प्लस 85 बटे 8 आ जाएगा, और एक बार आप माइनस चिन्ह ले लोगे तो x बराबर 35 माइनस 85 बटे 8 आ जाएगा। अब यहां से आप देखो इनको हल करोगे तो देखिए x बराबर 35 प्लस 85 यदि आप करोगे तो 120 बटे 8 आ जाएगा, और यहां से देखो 35 माइनस 85 यदि आप करोगे तो माइनस का 50 बटे 8 आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सरल भी कर लेते हैं। तो ये आपके पास 8 से 15 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास 2 से 4 बार, और ये 25 आ गया। तो देखिए आपके पास आ गया x बराबर 15 और यहां से आया x बराबर -25 बटे 4। अब यहां पर आप देखो अगर 25 बटे 4 केवल लिखा होता धनात्मक चिन्ह के साथ तब तो सही था, लेकिन ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये बेसिकली आपको लिखा हुआ है कि जो एक नल था वो हौज को -25 बटे 4 घंटों में भरेगा। तो देखिए माइनस में कुछ घंटे ये तो आपके पास कुछ असंभव सा है, अर्थात ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो आप इसकी तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे इसको, और इसको गणना में नहीं लेंगे, अर्थात जो x बराबर 15 है वही आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का। तो अब आप देखो कि आपके पास जो x बराबर 15 आया है वो x तो आपने माना था कि बड़े व्यास वाला नल एक हौज को भरने में लिया गया समय है वो x। तो इसका मतलब बड़े व्यास द्वारा लिया गया जो समय होगा एक हौज को भरने में वो आपके पास 15 घंटे हो जाएगा, क्योंकि वो x के बराबर था और x आपका 15 घंटे आया है। इसी तरीके से अगर छोटे व्यास वाले हौज के लिए नल के लिए हम बात करें तो वो x प्लस 10 घंटे लेता था, अर्थात 15 प्लस 10 वो 25 घंटे ले लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों 15 घंटे और 25 घंटे क्रमशः बड़े व्यास वाले नल द्वारा और छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। और आगे आपको देखिए बोला गया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लिया गया है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है मैसूर से बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी है। तो देखिए यहां मैं मान लेता हूं ये मैसूर है आपके पास और यहां पर ये बेंगलोर है। तो इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है 132 किलोमीटर, और इनके बीच में 2 ट्रेनें चल रही हैं।
दो ट्रेनें कौन सी चल रही हैं, एक तो आपके पास देखिए सवारी गाड़ी दी हुई है और एक एक्सप्रेस गाड़ी आपके पास दी हुई है, और बोला गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो देखिए ये तो बात फिक्स हो गई कि 1 घंटा कम समय ले रही है, इसका मतलब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल भी अधिक होगी। और देखो आपको वो यहां पर बोला भी गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से अधिक है और वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लीजिएगा। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल आप मान लेते हैं x। अब बात आती है x का मात्रक क्या होगा। तो देखिए मात्रक आप देखो यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है स्पीड का, मतलब चाल का, तो आप यहां पर भी किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। अब यहां पर आप देखो कि आपने सवारी गाड़ी की औसत चाल मान ली, तो अब आपको एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल भी देखनी होगी। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप यहां पर लिखा हुआ है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इससे 11 अधिक मतलब x प्लस 11 हो जाएगी और किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल भी निकाल दी। अब आप ये देखो कि सवारी गाड़ी के लिए यदि हम देखें तो सवारी गाड़ी मान लीजिएगा t समय लेती है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए सवारी गाड़ी अगर t समय लेती है तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा, अर्थात t बराबर ये समय हो गया दूरी बटे चाल। दूरी तो 132 किलोमीटर फिक्स है और चाल सवारी गाड़ी की आप देखिए आपने x मानी है, इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब यहां पर मैं ts लिख देता हूं, t सवारी गाड़ी। अब आप एक्सप्रेस गाड़ी के लिए बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए आप लिखोगे यदि समय, तो वो हो जाएगा दूरी बटे चाल के बराबर। तो यहां पर समय जो आप लिखोगे वो हो गया दूरी बटे चाल। अब ध्यान रखें दूरी तो आपके पास फिक्स है 132 किलोमीटर ही रहेगा मैसूर से बेंगलोर, लेकिन चाल अभी आपको एक्सप्रेस गाड़ी की निकालनी है, तो आपके पास समय जो आएगा वो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय आएगा। अब आपको तो बोला गया था जो एक्सप्रेस गाड़ी का समय है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम होगा। तो देखिए टी एस सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय था, तो आप इसमें से 1 कम कर देंगे, बराबर दूरी आपके पास 132 ही रहेगी और चाल अब आपके पास x प्लस 11 हो जाएगी, क्योंकि सवारी गाड़ी की चाल तो 11 कम थी, मतलब एक्सप्रेस की चाल 11 अधिक थी, तो x प्लस 11 आपने लिख दिया है यहां से। तो अभी आप ये देखो कि समीकरण 1 व 2 से अब आप देखो समीकरण 2 आपके पास दिया हुआ है टी एस माइनस 1 बराबर 132 बटे एक्स प्लस 11। तो आप टी एस का मान समीकरण 1 से उठाकर रख दीजिएगा यहां पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 132 बटे एक्स, ये आपने टी एस की जगह रख दिया, माइनस 1 बराबर 132 बटे एक्स प्लस 11 आपके पास हो गया। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये हो जाएगा 132 बटे एक्स प्लस 11 है। अगर आप इसको पक्षांतर इधर कर दें और इसको इधर पक्षांतर कर दें, और ये आपके पास 132 बटे एक्स माइनस और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आप देखिए आप 132 को तो उभयनिष्ठ ले सकते हैं बाएं पक्ष में से, दोनों पदों में से। तो 132 को आपने उभयनिष्ठ लिया तो आपके पास 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 11 हो जाएगा और इधर ये 1 आ गया। फिर आप देखिए 132, अब आप यदि लासापा निकालेंगे तो वो तो आपके पास x गुणा एक्स प्लस 11 आएगा और यहाँ पर x प्लस 11 है माइनस एक्स आ जाएगा, बराबर 1 आ गया। फिर आप गौर करने पर पाएंगे यहां पर देखिए प्लस का x और ये माइनस का x है तो कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपके पास बचेगा 132 गुणा 11 है बराबर, अब देखो आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो इधर ये गुणा में पहुंच जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ गया, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इधर देखो 132 का यदि आप 11 में गुणा करेंगे तो आपके पास देखिए आ जाएगा 2 5 14 मतलब 1452। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बना, तो हो सकता है गुणनखंड करने में आपको थोड़ा दिक्कत आए, एकदम नहीं समझ में आए कि कैसे करेंगे आप, तो आप सीधे चारे फॉर्मूला यूज करिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप तुलना करो, तो देखो आपके पास ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान 11 आ जाएगा और सी का मान माइनस 1452 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिएगा,
तो देखो बी स्क्वायर अर्थात 121 माइनस 4 गुणा ए गुणा सी का मान माइनस 1452। तो देखिए 121, अब ये देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, और 1452 का यदि आप 4 में गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 5808। तो अब आप यदि इनको जोड़ोगे तो आपके पास 5929 आ जाएगा। तो ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया है। अब देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपने फॉर्मूला सीखा था द्विघात सूत्र से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब फिर आप देखिए आप ए बी सी के मान यहां पर लगा देंगे, तो ए का मान 11 है आपके पास, बी का मान ए का मान 1 है, बी का मान 11 है और सी का मान माइनस 1452। तो देखिए x बराबर माइनस बी अर्थात माइनस 11 प्लस माइनस, ये आप देखिए मान निकाल चुके हैं, तो अंडर रूट में 5929 लिख दिया बटे 2a अर्थात 2 गुणा 1 आपने लिख दिया है यहां पर। तो देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस, अगर आप इसको हल करेंगे अर्थात 5929 का वर्गमूल निकालेंगे तो 77 अर्थात 77 आ गया बटे 2। अब यहां पर आप एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो देखिए x बराबर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस 11 प्लस 77 बटे 2 आ गया, और जब आप माइनस चिन्ह लेंगे अर्थात x बराबर माइनस 11 माइनस 77 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि x बराबर देखो यदि आप इसे हल करोगे तो ये 66 बटे 2 अर्थात 33 आ गया, और यदि आप इसे हल करोगे तो ये आपके पास x बराबर माइनस 44 बटे 2 आ गया, अर्थात माइनस 88 बटे 2 अर्थात माइनस 44 आ गया। लेकिन आप गौर करने पर पाएंगे कि माइनस 44 x का मान, x तो आपने स्पीड मानी थी, तो ये तो कभी संभव ही नहीं है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये आपके पास असंभव है, अर्थात इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे और गणना में शामिल ही नहीं करेंगे। इसका मतलब x बराबर 33 ही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिहाज से। अब आप देखो कि अब आपके पास चूंकि x बराबर 33 आ चुका है, तो यहां से सवारी गाड़ी की औसत चाल भी आ गई जो कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि वो आपने x मानी थी और x का मान तो आपके पास 33 आया है। और इसी तरीके से एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल आपके पास 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यहां से आपने सवारी गाड़ी की औसत चाल भी निकाल ली और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल भी निकाल दी है। आप यहां पर बस एक बात को ये गौर करें कि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए कुछ छात्र ये सोचेंगे कि अब वो सोच रहे हैं कि माना मैं इसको मेथड 2 लिख देता हूं, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, उन्होंने एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल मान ली x के बराबर। तो देखिए सवारी गाड़ी की अब औसत चाल आपके पास हो जाएगी x माइनस 11। ये आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि आपको तो बोला गया था कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी से 11 अधिक है, लेकिन आपने तो एक्सप्रेस की मान ली, तो सवारी की तो 11 कम हो गई ना, तो वो आप x माइनस 11 मान लेंगे और फिर आप उसी की तरह सवाल को हल करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ मानते हैं तब भी आपके पास सही मान ही आएगा। अब हम प्रश्नावली 4.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो मान लीजिएगा आपके पास दो वर्ग हैं कुछ इस तरीके के। वर्ग वो होता है ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो जाएं, तो ये x, तो सभी आपने x मान ली, और दूसरा वर्ग आप मान सकते हैं कुछ ऐसा छोटा सा, तो ये आपने इसकी भुजाएं y मान ली हैं। अब यहां पर आप देखो कि अगर आप क्षेत्रफल निकालें इस वर्ग का, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको तो बोला गया है कि इस जो क्षेत्रफलों का योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है, अर्थात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का योग, अर्थात इनको जोड़ने पर 468 आपके पास आता है। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर देखिए आगे आपको दिया हुआ है कि इनके परिमापों का अंतर,
तो अगर आप इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो ध्यान रखें परिमाप आपके पास 4 गुणा भुजा होता है, तो देखिए 4y हो गया। यहां पर आपके पास जो परिमाप आएगा वो 4x आ गया। अब यहां पर आप देखो अंतर की बात की गई है, अंतर का मतलब होता है कि आपको बड़े में से छोटा घटाना है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं x बड़ा है y से। अगर आप y बड़ा मानते हैं x से तब भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा, अगर आप x बड़ा मानते हैं y से तब भी आपका वही उत्तर आएगा जो y बड़ा मानने पर आएगा। तो देखिए अगर अंतर अब 24 मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है 4x बड़ा होगा 4y से, क्योंकि आपने तो x बड़ा माना है y से। तो देखिए आपको 4x माइनस 4y, क्योंकि ये तो परिमापा होगा अंतर था, और ये दिया है 24 मीटर, तो ये 24 मीटर आपके पास हो गया। तो मैं मात्रक तो यहां नहीं लिख रहा हूं, तो ये 24 हो गया बेसिकली। अब आप ये ध्यान रखो कि ये जो आपने x और y माने हैं इनका मात्रक भी आप लिख लीजिएगा, तो ये मीटर है, क्योंकि आपको प्रश्न में मीटर करके ही बार बार दिया जा रहा है, तो आप मीटर में ही मान लीजिएगा इनकी भुजाएं। फिर आप देखो कि अगर आप समीकरण 2 को थोड़ा सरल करोगे तो 4 को कॉमन ले लोगे आप, x माइनस वाई बराबर 24 आ गया। अब देखिए 4 से 24 यदि आप कट करेंगे तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा, और आपके पास x का मान आ जाएगा y प्लस 6। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब आप देखिए समीकरण 1 व 3 से, क्योंकि समीकरण 1 व 3 से यदि आप हल करोगे तो आप x का मान जहां जहां दिखे वो y प्लस 6 लिख दो प्रथम समीकरण में। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप इसकी जगह लिख दोगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 आ गया। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप y प्लस 6 का होल स्क्वायर करोगे अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दोगे इसे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा वाई गुणा 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो अभी आप ये देखो कि ये हल करने पर आ जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे। फिर आप देखिए ये आपके पास आ गया 12y, ये 6 का स्क्वायर अर्थात 36 आ गया बराबर 468। तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0, अर्थात आपने पक्षांतर कर दिया था इधर बाईं तरफ। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y ये माइनस 432 बच जाएगा, क्योंकि अगर आप 36 में से 468 घटाएंगे तो माइनस का 432 बचेगा। फिर आप देख रहे हैं 2 तो इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 को वेनिश लेने पर आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि आपके पास बेसिकली आपको हल करना है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो अभी आप वैसे तो इसे सीधाचार विधि से भी हल कर सकते हैं अर्थात द्विघात फॉर्मूले से, लेकिन अगर आप गुणनखंड से करेंगे तो देखो माइनस 216 का गुणा आप 1 से करोगे तो माइनस 216 आएगा, और आपको ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने पर 6 आए, तो वो 18 और 12 आते हैं। तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, अब चूंकि यहाँ पर देखो प्लस 6y है अर्थात आप प्लस 18y माइनस 12y लिख देंगे माइनस 216 बराबर 0। तो देखिए अब आप y कॉमन ले लो इसमें से, तो y प्लस 18 आपके पास बच गया माइनस, अब आप देखिए इनमें से 12 कॉमन ले लेंगे। आपको ऐसा कुछ कॉमन लेना होता था कि यही आपके पास कोष्टक बनना चाहिए, तो आपके पास y प्लस 18 ही बनेगा बराबर 0। तो आप देखिए आपके पास दो कोष्टक बचे, एक तो y माइनस 12 और दूसरा बचा y प्लस 18 बराबर 0। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास यहां से आ जाएगा y बराबर 12, और देखिए यहां से अगर आप इसको हल करोगे तो y बराबर माइनस 18 आ जाएगा, क्योंकि आप इनको 0 के बराबर ही तो कर देंगे। तो देखो आप पाओगे कि ये y का मान ऋणात्मक आ रहा है, लेकिन y तो आपने भुजा मानी है, तो ऐसा तो आपके पास बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि भुजा तो हमेशा धनात्मक ही होती है, क्योंकि भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस प्रश्न के लिहाज से केवल y बराबर 12 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए आपका मान y बराबर 12 तो आ ही चुका है, अब आपको x का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए समीकरण 3 से आप x का मान लिख सकते हैं y प्लस 6, तो यहां से आपके पास x का मान आ जाएगा 12 प्लस 6 अर्थात x बराबर 18 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से चूंकि आपने x और y निकाल लिए, अब आप प्रश्न की तरफ देखेंगे तो प्रश्न में बोला गया है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए भुजाएं आपके पास हो जाएंगी, एक वर्ग की भुजा तो आपके पास 18 मीटर हो जाएगी और एक वर्ग की भुजा आपके पास 12 मीटर हो जाएगी।